हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ चौसर। दोस्तों, ये एज ऑफ चौसर की मेरी सेकंड वीडियो है। पहली वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप वहां जाके देख सकते हैं। पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिक बैकग्राउंड एज ऑफ चौसर का, की फैक्ट्स इस एज के और इंपॉर्टेंट राइटर्स जो इस एज में आए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका हिस्टोरिक बैकग्राउंड, इसकी जो टाइमलाइन है, अब ऑब्वियसली इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है इस एज ऑफ चौसर को। और ये मिडिल इंग्लिश पीरियड दोस्तों शुरू हुआ था 1066 से लेकर और खत्म हुआ था 1500 पे। और इसका जो बीच का 60 इयर्स का पीरियड है उसको हम कहते हैं एज ऑफ चौसर, यानी 1340 से 1400 का जो पीरियड है उसको हम कहते हैं एज ऑफ चौसर, और इसको हम मिडिल इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसकी बात करते हैं मेन हिस्टोरिक बैकग्राउंड की। दोस्तों, 14th सेंचुरी की बहुत रिमार्केबल हिस्ट्री रही है, जिसमें फ्यूडलिज्म का अंत हुआ था, जो नॉर्मन्स ने स्टार्ट की थी। एज ऑफ चौसर भी दोस्तों मिडिल इंग्लिश पीरियड का ही एक पार्ट है दोस्तों, जहां पर पेजेंट्स या फिर हम इसको किसान भी कह सकते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं, जिनकी हालत एक स्लेव से बढ़कर वहां पे कुछ नहीं थी। यानी उनकी जो हालत थी किसानों की, बहुत ज्यादा बद से बदतर थी उस टाइम पे। दोस्तों, जॉफरी चौसर इस पीरियड के सबसे रिमार्केबल राइटर हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये वाली एज जो है एज ऑफ चौसर, वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करती है, उनके नाम से ही है। उनकी पोएट्री में बहुत अच्छी मेलोडी होती थी दोस्तों, बहुत वैरायटी होती थी, और उनकी स्टोरीज पढ़ने में काफी इंटरेस्ट भी आता था। दोस्तों, इस पीरियड को ब्लैक डेथ और पेजेंट्स रिवॉल्ट 100 ईयर वॉर विद फ्रांस भी कहा जाता है। दोस्तों, इस पीरियड में ही चर्च का विरोध हुआ था। चर्च का इस पीरियड में विरोध हुआ था और डिमांड करी गई थी कि फ्रीडम ऑफ थॉट, यानी बोलने की आजादी हो। इस पीरियड को दोस्तों एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता है, यानी एज ऑफ चेंज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस एज में काफी सारे रिफॉर्म्स भी हुए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेन पार्ट पे आते हैं, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट है, की फैक्ट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर। दोस्तों, इस पीरियड में प्रोज की जगह पोएट्री फॉर्म में काम किया गया था, यानी इसमें पोएट्री फॉर्म में ज्यादा काम होता था, प्रोज में नहीं होता था, शिफ्ट आ गया था एक वहां से। डिस्क्रिप्टिव लिटरेचर की जगह दोस्तों नैरेटिव लिटरेचर पर फोकस ज्यादा हुआ इसमें, जैसे कि कैंटरबरी टेल्स इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे पास। इस पीरियड में पोएट्री फॉर्म काफी रियलिस्टिक होती थी दोस्तों, जो सोसाइटी के पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स के बारे में हमें बताती थी। फ्रेंच और लैटिन के साथ इस पीरियड में दोस्तों इंग्लिश भी आगे बढ़ी थी। इन तीनों लैंग्वेज का यूज पोएट्री फॉर्म में होता था, यानी फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश का यूज होता था पोएट्री फॉर्म में। चौसर अपनी राइटिंग्स में दोस्तों ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का यूज करते थे, जो कि बाद में उन्होंने इस डायलेक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया था अपनी राइटिंग्स में। दोस्तों, ब्लैक डेथ द ग्रेट प्लेग 1348 भी इसी पीरियड का हिस्सा है। ये आपको बहुत जरूरी है, एक ये इंपॉर्टेंट एक की फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। इस पीरियड में पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया था 1381 में, जिसकी वजह से ही चर्च और धर्म पर सवाल उठने लगे थे। दोस्तों, पेजेंट्स रिवोल्ट को वॉट टाइलर्स रिबेलियन या ग्रेट राइजिंग भी कहा जाता है, जो कि काफी बड़ी रिवोल्ट थी 1381 की। दोस्तों, 100 इयर्स वॉर, यानी जो 1337 से 1453 इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये 100 ईयर वॉर हुई थी। ये दोस्तों हुई थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इंपॉर्टेंट है 100 ईयर वॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है, 1337 से 1453 के बीच में ये हुआ था। अब आते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ द एज ऑफ चौसर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएट्स हैं। इनका जो एक इंपॉर्टेंट पोएट था चौसर, जॉफरी चौसर, वो मैं पार्ट 1 में डिस्कस करा चुका हूँ, वहां जाके देख सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट अदर पोएट्स पे, जो है फर्स्ट है इसमें दोस्तों जॉन गोअर। दोस्तों, चौसर गोअर को मॉरल गोअर कहते थे। अब चौसर की ही तरह इनके करियर को भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला करियर है इंग्लिश, दूसरा है लैटिन और तीसरा है दोस्तों फ्रेंच। पहले इंग्लिश करियर की बात कर रहे थे। इंग्लिश करियर में दोस्तों उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो है इनका, जो उन्होंने पोएट्री लिखी है, वो है कन्फेशियो अमांटिस, यानी अ लवर्स कन्फेशन। इसको दोस्तों मिडिल इंग्लिश डायलेक्ट में लिखा है। ये एक फ्रेम स्टोरी है, मतलब उसका मतलब होता है स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी का होना। दूसरा इनका था दोस्तों लैटिन करियर। इसमें इन्होंने लिखा है वॉक्स क्लेमेंटिस, यानी द वॉइस ऑफ वन क्राइंग आउट। ये दोस्तों पेजेंट्स रिवोल्ट पर आधारित है, जिसको लीड किया था वॉट टाइलर ने 1381 में, और इसको ऑब्वियसली ग्रेट अपराइजिंग भी कहा जाता है।
गोवर ने इस पोएम में दोस्तों पेजेंट्स को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि वो चर्च के अगेंस्ट आवाज उठा रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर लेना। गोवर ने इस पोएम में पेजेंट्स को क्रिटिसाइज किया है क्योंकि वो चर्च के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। थर्ड है दोस्तों इनका फ्रेंच करियर। फ्रेंच करियर में दोस्तों उन्होंने लिखी है मिरर डी एल ओमे, यानी द मिरर ऑफ मैनकाइंड। ये दोस्तों एक एंग्लो नॉर्मन पोयम है जो ऑक्टोसिलेबल्स में लिखी है। ये पोयम मैन सेल्वेशन यानी पश्चाताप और चर्च में हो रहे करप्शन पर आधारित है, उसके बारे में बताती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों हमारे विलियम लैंगलैंड। दोस्तों वैसे तो लैंगलैंड के बारे में कुछ कुछ बहुत ही कम ही पता है हम लोगों को, पर इनका जन्म मैवन में हुआ था जो वॉर्सेस्टायरशायर में है। लैंगलैंड एक गरीब फ्रीमैन के बेटे थे दोस्तों। इन्होंने अपनी जिंदगी एक शेफर्ड यानी चरवाहे रहकर गुजारी थी। बाद में ये लंदन चले गए थे और क्लर्क बन गए थे एक चर्च में। इनका दोस्तों बेस्ट वर्क है पियर्स प्लोमैन, जिसका पूरा नाम है द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पियर्स द प्लोमैन। इस पोयम की लैंग्वेज बहुत सिंपल और कलिक्वल है दोस्तों। थर्ड इंपॉर्टेंट पोएट है दोस्तों हमारे जॉन वाइक्लिफ। दोस्तों वाइक्लिफ का सबसे रिमार्केबल वर्क था, इन्होंने बाइबल की ट्रांसलेशन की थी, यानी उसे गॉस्पेल्स की इन्होंने ट्रांसलेशन की थी। इनको इसलिए ही फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है दोस्तों। इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ को। वाइक्लिफ ने अपने आप गॉस्पेल्स को ट्रांसलेट किया था और ज्यादातर न्यू टेस्टामेंट भी वाइक्लिफ ने ही ट्रांसलेट किया था। और मगर जो पार्ट उसका रह गया था ट्रांसलेशन से, वो पूरा किया था उनके एक कंटेम्पररी ने ही, जिनका नाम था निकोलस ऑफ हेयरफोर्ड। फोर्थ पोएट है दोस्तों हमारे जॉन मैंडेविल। इन्होंने तो दोस्तों 1356 में एक बहुत ही रिमार्केबल बुक जिसका नाम था वॉयज एंड ट्रिवियल ऑफ सर जॉन मैंडेविल लिखी थी। इसको मिडलैंड डायलेक्ट में लिखा गया है, बस आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अदर इंपॉर्टेंट पोएट्स हमारे फिफ्थ नंबर पे जो हैं वो है जॉन लिडगेट। इन्होंने दोस्तों द फॉल ऑफ द प्रिंसेस नाम की एक पोएम लिखी। सिक्स है दोस्तों थॉमस हॉकलिफ। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखा था द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस और ट्रॉय बुक। इनकी पोएम्स थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों इस एज में कुछ स्कॉटिश चौसेरियंस भी आए थे, यानी स्कॉटिश पोएट्स थे, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले थे द किंग जेम्स वन। इन्होंने दोस्तों लिखी थी द किंग स्क्वायर, ये इनका पोएम का नाम था द किंग्स बुक नाम से। सेकंड लिखा था इन्होंने, सेकंड जो हमारे पोएट हैं इसमें है रॉबर्ट हेनरिसन। इन्होंने लिखी है टेस्टामेंट ऑफ प्रीसीड। थर्ड है विलियम डुनबार। विलियम डुनबार दोस्तों फर्स्ट पोएट लॉरेट ऑफ स्कॉटलैंड इनको कहा जाता है। डनबार ने लेमेंट फॉर द मेकर्स नाम की पोएम लिखी है। तो दोस्तों यही था इस इंपॉर्टेंट पोएट्स वाले पार्ट में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।